के रखना। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। राधे राधे। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, वेरी गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, राधे राधे। जय श्री कृष्ण। आ जाओ डबल ट्रिपल इंटीग्रेशन पे। लास्ट टाइम हमने कहाँ तक किया था? लास्ट हम कर गए थे यहां तक। ये लास्ट क्वेश्चन था जो हमने, ये नहीं था, कुछ और कर रहे थे हम, यहां चल रहे थे, ये वाला किया था। ये लास्ट था, 17वां क्वेश्चन ने लास्ट किया था। अब हम करते हैं 18वां क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन कहता है द वैल्यू ऑफ 0 टू पाई बाई 2 से लेकर पाई तक cos x प्लस वाई डी वाई डी एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा। तो लास्ट में दिया हुआ है डी वाई डी एक्स, यानी डी एक्स फर्स्ट हो गया हमारा, है ना, डी वाई हमारा सेकंड हो गया, वाई के साथ सेकंड बार करेंगे, फर्स्ट टाइम एक्स के साथ करेंगे, यानी पहली लिमिट जो है वो एक्स की है, यानी ये जो इंटीग्रेशन है ये एक्स की लिमिट वाला है और ये इंटीग्रेशन वाई की लिमिट वाला है। नरेश बाबू, सुबह की राम राम, सुबह की राम राम। ये x की लिमिट होगी पाई/2 से लेकर पाई तक और y की लिमिट होगी 0 से लेकर पाई/2 तक। तो फर्स्ट पार्ट कर लेते हैं, पहले x के साथ कर लेते हैं। cos का क्या होगा? साइन, cos का साइन। तो सेकंड वाला जो इंटीग्रेशन है, समाकलन जो है, उसको एक बार विराम दो। y बराबर 0 से लेकर y बराबर पाई/2 तक, और इंटीग्रेशन करने पर cos का हो गया साइन x प्लस वाई, और ये आपका dy। अब हम y के साथ करेंगे, पहले x के साथ निपटा देते हैं। तो पहले x के साथ किया तो सीधा हो गया, cos का साइन हो गया, अपर लिमिट लोअर लिमिट, अपर लिमिट लोअर लिमिट, पहले पाई आ जाएगा फिर पाई/2 आ जाएगा। तो ये हो गया y बराबर 0 से लेकर y बराबर पाई/2 तक, अपर लिमिट, तो ये बन जाएगा साइन पाई प्लस वाई, पाई/2 प्लस वाई। डी वाई, y बराबर 0 से लेकर पाई/2 तक, साइन 180 प्लस थीटा, साइन 180 प्लस थीटा यानी साइन थीटा, 180 प्लस तीसरे में आता है, तीसरे में साइन माइनस होता है, तो ये माइनस आ गया, माइनस वाई। ये हमारा हो गया साइन 90 प्लस वाई, सेकेंड क्वाड्रेंट 90 है, तो ये चेंज होगा, चेंज होकर ये कॉस वाई हो गया, है ना। रूल लगा दी हमने। ये था साइन 180 प्लस वाई, तो माइनस का साइन वाई हो गया,
ये माइनस का कॉस होएगा, माइनस आप बाहर निकाल दो, समाकलन कर लो, माइनस बाहर और समाकलन, साइन वाई का माइनस का कॉस वाई, कॉस वाई का साइन वाई, और फिर y बराबर 0 से लेकर पाई वाई, y बराबर 0 से लेकर पाई बाई 2 तक, मान रखने पर पहले पाई बाई 2 रख दो, पाई बाई 2 रखने पर cos पाई बाई 2 का मान 0, साइन पाई बाई 2 का मान 1, माइनस 0 रखने पर cos 0 का मान 1, ये माइनस का 1 और साइन 0 का मान 0, तो ये आ गया 1 माइनस माइनस प्लस 1, यानी टोटल आ गया 2, तो हमारा आंसर आ गया 2। आंसर सबका -2 आ रहा है, मेरा 2 कैसे आ रहा है फिर? अच्छा, बाहर वाला माइनस भूल गया, बाहर एक माइनस और था, वो भूल गया, ये इसके बाहर एक माइनस ये था, तो ये हटा के ये हो गया डन। तो ये है हमारा समाकलन, हाँ -2 है, बढ़िया है, एकदम ठीक है। अगला सवाल, ये है 0 to 1, 0 to 1, और ये हमारा है dx dy, है ना, dx dy है, यानी dy फर्स्ट है और dx सेकंड है, ये फर्स्ट हुआ और ये सेकंड हुआ, तो पहली लिमिट हो गई y की, यानी ये लिमिट y की है, पर ये लिमिट x की है, y बराबर 0 से लेकर 1 तक, y बराबर x बराबर 0 से लेकर 1 तक, ठीक है। तो पहला समाकलन करना है y के साथ, फर्स्ट वाला y के साथ, तो 0 से लेकर ये हमारे x वाला है, x वाले समाकलन को छोड़ दिया, पहले y वाला करना है, तो y वाला किया, एक्स स्क्वायर बाहर, डी वाई का वाई स्क्वायर का वाई क्यूब बाई 3, और फिर लिमिट है y की 0 से लेकर 1 तक, y की लिमिट 0 से लेकर 1 तक, तो ये हमारा हो गया x बराबर 0 से लेकर 1 तक, एक्स स्क्वायर, y की लिमिट 1 माइनस 0, एक बटा 3, y का मान 1 माइनस 0, दोबारा करने पर फिर हो जाएगा एक्स स्क्वायर का एक्स क्यूब बाई 3, 0 to 1, 1 बाई 3, डी एक्स का x, 0 to 1, ये हो गया 1/3, ये हो गया 1/3, दोनों मिला के हो गए 2/3, ये आंसर हो गया, सही है, ठीक है। आ जाओ आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पे, ये किसके बराबर है? तो यहाँ पे देखने को मिल रहा है कि भाई r के साथ इसने समाकलन पहले कर दिया है और फिर थीटा के साथ नहीं कर रहा है, थीटा के साथ नहीं कर रहा है, यानी r वाला समाकलन कर दो और देखो इनमें से ये किसके बराबर आता है, क्योंकि पहला समाकलन हमारा r के साथ है, पहला समाकलन हमारा r के साथ है, तो r के साथ एक बार समाकलन करके देखो, फिर दूसरा थीटा के साथ है, लेकिन r के साथ करके देखो, क्या पता r के साथ करते ही ऑप्शन ए और सी में से कोई मैच कर जाए, है ना। तो पहले वाला तो निपटाएं, फर्स्ट वाला निपटाएं, तो ये हमारी r की लिमिट होगी,
और ये हमारी थीटा की लिमिट होगी। तो पहले आर वाला निपटा ले, थीटा को एक बार छोड़ दें। थीटा बराबर है 0 to π/2 और इसका हो जाएगा r²/2 r का हो गया r²/2 और r बराबर 0 से लेकर r बराबर a sin थीटा, r बराबर 0, अच्छा a sin थीटा नहीं, केवल sin थीटा है। और d थीटा बाहर, तो अगर हम यहाँ रख देते हैं इसमें, तो ये हो जाएगा थीटा बराबर 0 से लेकर थीटा बराबर π/2 तक। 0 रखने पे तो 0 आ ही जाएगा, ये रखने पे आ जाएगा 1/2 sin स्क्वायर थीटा। मैच कर रहे, ठीक है, बढ़िया। सवाल कोई ज्यादा खतरनाक नहीं था, लेकिन ठीक है, नई सोच थी, है ना, सोच नहीं थी। एक बार तो देखने में ऐसा लगा कि ये मतलब आधा अवकलन करवा रहा है, आधा समाकलन करवा रहा है, आर के साथ कर दो, थीटा को छोड़ दो, है ना। तो एक बार तो लग ही रहा था कि भाई ये कैसे, कौन सा सवाल आ गया, ये कैसा सवाल आ गया, लेकिन बढ़िया है, अच्छा है ना। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20 इसी के साथ पूरा होता है। आगे क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 है, आपको एरिया बताना है, क्षेत्र बताना है या क्षेत्रफल बताना है। क्षेत्रफल बाउंडेड बाय, जो कि परिबद्ध है, क्षेत्रफल जो कि परिबद्ध है, किससे परिबद्ध है, बाउंडेड है, परिबद्ध है, और जिससे परिबद्ध होगा वो वक्र होंगे, तो वक्र से परिबद्ध है। कौन से वक्र से परिबद्ध है? एक तो ये है y बराबर 5x, इससे परिबद्ध है। एक आपका एक्स एक्स है, उससे परिबद्ध है। एक आपकी जो दो लाइनें हैं, इनसे परिबद्ध है, जहां a छोटा है और b बड़ा है। तो बताओ इनमें से वो कौन है जो एरिया है, इनमें से एरिया कौन है? इन चार चीजों से जो बंधा हुआ एरिया है, उसको कौन दिखा रहा है, कौन प्रदर्शित कर रहा है, कौन रिप्रेजेंट कर रहा है? y बराबर 5x, एक्स एक्स, एक्स बराबर ए और एक्स बराबर बी, ये जो चार चीजें हैं, इन चारों चीजों के बीच में जो एरिया बनेगा, वो एरिया कौन सा समाकलन दर्शाएगा? तो हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, बढ़िया, बहुत बढ़िया। ये क्या कह रहा है क्वेश्चन? ये कह रहा है कि ये रहा हमारा एक्स एक्स, ये रहा हमारा वाई एक्स, ठीक है, ये हमारा एक्स एक्स, एक तो हमारा कर्व है y बराबर 5x, जो भी होगा जैसा भी होगा, एक ये कर्व होगा। एक हमारा एक्स एक्स है, ये हो गया। एक दो लाइनें और दी गई है, x बराबर a से लेकर x बराबर b तक, जिसमें b बड़ा है और a छोटा है, तो a पहले आएगा, b बाद में आएगा। तो ये ले लिया x बराबर a, ये ले लिया x बराबर b, और ये ले लिया एक्स एक्स। अब इन चारों ने जो एरिया पैक किया है, वो ये वाला हो गया, ये एरिया हो गया। इस एरिया की बात चल रही है कि ये एरिया कितना है, और इसको हम द्विसमाकलन द्वारा निकाल सकते हैं। इस एरिया को हम द्विसमाकलन द्वारा निकाल सकते हैं। जो हमारा एक्स एक्स होता है, उसका समीकरण होता है y बराबर 0। एक्स एक्स का समीकरण y बराबर 0। तो हम कहाँ से कहाँ तक जाएंगे? जो भी लाइन ड्रॉ करेंगे वो यहाँ से शुरू होके यहाँ तक जाएगी, है ना, और यहाँ से शुरू होकर यहाँ तक, यहाँ से शुरू होकर यहाँ तक, यहाँ से शुरू होकर यहाँ तक। तो सारी लाइनें ऐसे ही नीचे से, यानी y बराबर 0 से लेकर इस तक जाएगी। तो ये समाकलन तो हो गया y बराबर 0 से लेकर y बराबर 5x तक हो गया। अब ये जो लाइनें हैं, y बराबर 0 से लेकर y बराबर 5x तक हो गया, और x में इनका मान क्या है? x बराबर a से लेकर x बराबर b तक। तो ये x में इनका मान हो गया। ये लाइनें कहाँ से कहाँ तक बनी हुई है?
x बराबर a से लेकर x बराबर b तक। अब हमें क्षेत्रफल निकालना है। जब द्विसमाकल में क्षेत्रफल निकालना होता है तो आप फलन नहीं लेते, आप कोई फलन नहीं लेते, सिर्फ dx और dy लेते हैं, सिर्फ dx dy लेते हैं। अगर आपको क्षेत्रफल निकालना है, आयतन निकालना है, तो कोई फलन लो जिस फलन का आयतन उस क्षेत्र पे निकालना है। ठीक है, तो इस हिसाब से हमारा आंसर हो गया ये वाला, b जो है 0 से लेकर 5x तक और x बराबर a से लेकर b तक। और आप लोगों ने आंसर बी दिए, ठीक है। हाँ, वॉल्यूम पूछा नहीं, वॉल्यूम के लिए एक फलन और देना पड़ता, वॉल्यूम के लिए एक फलन और देना पड़ता, मतलब जेड वाला एफ और देना पड़ता, वो दिया नहीं तो वॉल्यूम नहीं आता, वो एरिया आता। आगे, विच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन इज ट्रू, इनमें से कौन सी इक्वेशन ट्रू है? ठीक है, बिल्कुल अभी बताते हैं। देखो ये क्या कहना चाहता है, पहले इसकी भावनाओं को समझो कि कह क्या रहा है। एक तरफ आप देखेंगे एक्स वाई लिखा हुआ है, एक तरफ आर थीटा लिखा हुआ है। इसका मतलब ये कहना चाहता है कि ध्रुवीय रूप का, कार्तीय रूप का ध्रुवीय रूप कौन सा होता है, कार्तीय का ध्रुवीय कौन सा होता है। ये बहुत बढ़िया सवाल है, वैसे देखो तो नगरा सिंपल है, लेकिन अच्छा सवाल है कि भाई जब भी आप कार्तीय को ध्रुवीय में बदलते हो तो कैसे बदलते हो, कार्तीय को ध्रुवीय में कैसे बदलते हो? तो भाई सीधा सीधा बदलते हैं। एक्स, जो एक्स होता है उसको तो हम आर कॉस थीटा रख देते हैं, जो एक्स होता है उसको तो हम आर कॉस थीटा रख देते हैं, जो वाई होता है उसकी जगह आर साइन थीटा रख देते हैं, और जो क्षेत्रफल अल्पांश होता है dx dy उसकी जगह हम रख देते हैं आर थीटा डी आर। बस ये तीन चीजें करते हैं और हमारा कार्तीय से ध्रुवीय में चेंज हो जाता है। ये करते ही हमारा समाकलन कार्तीय से ध्रुवीय में चेंज हो जाता है। यानी अगर हमारा समाकलन किसी एरिया के ऊपर कार्तीय रूप में ऐसे लिखा हो, कोई एरिया ए है उस पर कार्तीय समाकलन ऐसे लिखा हुआ है, तो हमें क्या करना होगा, उस फलन में जाना होगा और उस फलन में जाके x की जगह हमें आर कॉस थीटा रख देना होगा। जहां भी x है वहां आर कॉस थीटा, जहां भी y है वहां आर साइन थीटा, और जो dx dy है उसकी जगह आर डी थीटा डी आर रख देना होगा। बस ये करना होगा और समाकलन चेंज हो जाएगा। ये अल्पांश से आता है, टुकड़ों से आता है। इसके लिए फिर हमें 3D में जाना पड़ेगा कि कैसे ये अल्पांश बनता है। अभी एक छोटा तरीका बिना ज्योमेट्री के भी एक तरीका आएगा जो बताऊंगा, जिसका नाम है जैकोबियन। जैकोबियन एक साइंटिस्ट है, बड़े फेमस साइंटिस्ट थे, मतलब मैथमेटिशियन थे और बहुत कमाल के मैथमेटिशियन थे। जैकोबी, जैकोबी का नाम बहुत फेमस है। जैकोबी, अब यार बात आ जाती है फिर पता नहीं अपने आप ही निकल पड़ती है। एक है जैकोबी, जैकोबी का नाम आपने जरूर सुना होगा। जैकोबी वन ऑफ द फाइनेस्ट मैथमेटिशियन कहलाते हैं हिस्ट्री के अंदर। उसका बड़ा कारण ये है कि जैकोबी जो थे, एक होता है ना, एक होता है जिसने अपने लाइफ में बहुत सारे रिजल्ट प्रोड्यूस किए हैं, बहुत सारी चीजें बनाई है। एक आदमी आता है जिसके पास बहुत फ्रेश सोच होती है, बहुत मतलब एकदम उसके आइडिया, उसकी समझ एकदम अलग होती है। मतलब दुनिया में जो भी लोग जैसे सोचते हैं समझते हैं वो वैसे नहीं सोचता, वो एकदम डिफरेंट सोचता है, एकदम अलग सोचता है। ऐसा जो मतलब पहले कभी किसी ने और उम्मीद भी नहीं कर सकते कि हमारा सिस्टम ऐसी कोई बात सोच पाएगा। तो जैकोबी उस लेवल के व्यक्ति थे, उस लेवल का व्यक्तित्व था। तो उन्होंने एक बहुत सारी चीजें बनाई ऐसी। ये आप देखेंगे कि एक छोटा सा एग्जांपल आता है जो मैं नॉर्मली एमएससी में जब करवाता हूँ तब समझाता था कि किसी समीकरण को सॉल्व करने के आपके पास जो भी तरीके होंगे, कोई युगपत समीकरण है, रेखिक अवकल समीकरण, युगपत समीकरणों से आप सॉल्व करेंगे तो आप जितने भी तरीके सोच सकते हैं सारे सोच लीजिए, सारे सारे सोचने के बाद में जैकोबी का एक तरीका आएगा। जैसे ही आप जैकोबी का तरीका देखेंगे आपको लगेगा ऐसे भी होता है, कोई ऐसे भी सोच सकता है कि इसका सॉल्यूशन ऐसे निकल जाएगा। तो आपको एक एहसास होगा कि ये जो व्यक्ति है जिसने ये मेथड दी है ये कोई सामान्य व्यक्ति नहीं हो सकता। ये ऐसा व्यक्ति नहीं हो सकता जो परंपरागत तरीके से सोचता हो। मतलब कुछ ऐसा है इसके पास, कुछ ऐसी फ्रेश समझ है गणित को लेके जो किसी के पास भी नहीं है। तो जैकोबी उसमें से है। और जैकोबी ने सबसे पहली बार एक फॉर्मूला वाइज बताया, ग्राफिकल, क्योंकि हर चीज ग्राफिकली सॉल्व नहीं की जा सकती। तो उन्होंने एक फॉर्मूला बताया कि कैसे आप एक कोऑर्डिनेट सिस्टम को दूसरे कोऑर्डिनेट सिस्टम में कन्वर्ट कर सकते हैं। अभी आगे चलेंगे तब मैं उसके ऊपर जिक्र करूंगा कि उन्होंने क्या बताया कि कैसे आप एक कोऑर्डिनेट सिस्टम को दूसरे कोऑर्डिनेट सिस्टम में
कन्वर्ट कर सकते हैं, जिसे जैकोबियन कहा होता है। नाम सुना होगा आपने, जैकोबियन। और एक अलग ही चीज देखने को मिलती है आपको जैकोबियन में, बीएससी फर्स्ट ईयर में आप लोग पढ़ते हैं, है ना। बीएससी फर्स्ट ईयर जो है ना, उसमें आप ये पढ़ते हैं कि जैकोबियन, याद है, थोड़ा बहुत याद आ रहा है। बीएससी फर्स्ट ईयर में आउटलाइन में आप नाम पढ़ते हैं जैकोबियन। तो उसकी सहायता से मैं भी आपको सिखाऊंगा कि कैसे आप इसको चेंज कर सकते हैं। ठीक है, ग्राफिकल मेथड भी है, क्योंकि 2D तक तो हम ग्राफिकल कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 2 तक तो ग्राफिकल चल जाता है, लेकिन 2 के बाद में ग्राफिकल जानलेवा हो जाता है, फिर देख पाना, इमेजिनेशन कर पाना दिक्कत देता है। ठीक है, आज उसके बारे में करेंगे बात। हाँ, और एक चीज और है, आप लोग देखेंगे, एक अगर आपने मूवी देखी हो, जैकोबी का कितने फेमस थे ये आप देख सकते हैं कि जब आप उनको पढ़ेंगे, जब आप एक मूवी देखेंगे रामानुजन के ऊपर, जिस मूवी का नाम था ए मैन हु न्यू इन्फिनिटी, रामानुजन पे एक जो बड़ी फिल्म हॉलीवुड ने बनाई थी, ए मैन हु न्यू इन्फिनिटी, उसमें एक बीच में से एक बात आती है जिसमें जो है जीएच हार्डी होते हैं, जो रामानुजन जहाँ उनके साथ कैम्ब्रिज में रहते हैं, और यह जो मेंटर है उनके, तो वो एक बात कहते हैं लिटिल वुड को, उसके पास में एक मैथमेटिशियन और होता है लिटिल वुड को, तो वो कहते हैं कि ये जो लड़का है रामानुजन, कि ये जो लड़का है ये नेक्स्ट जेकोबी हो सकता है। गौर करिए, वो बहुत इंपॉर्टेंट क्षण था। जेकोबी से कंपैरिजन क्यों किया गया, जबकि आयलर तो सबसे महान थे, आयलर तो वन ऑफ द बेस्ट थे, है ना। आयलर का नाम क्यों नहीं लिया उन्होंने, आयलर का नाम क्यों लिया, जेकोबी का नाम क्यों लिया, बहुत फर्क है जो छोटे छोटे में। तभी तो मैं कहता हूँ, जब आप अच्छी, ये जो खासकर बहुत गहरी मूवीज होती है ना, डॉक्यूमेंट्रीज होती है, इन मूवी को जब देखो तो आपको साथ में, ये मूवीज नहीं है, ये एक तरह का पढ़ाई है। जब देखो उसमें एक वर्ड आता है, आप देखिए उसको, समझिए उस बात को, कि जीएच हार्डी फाइनेस्ट थे, अपने आप में अच्छे थे, शानदार थे। वो कहते हैं कि ये जो लड़का है ये नेक्स्ट जेको भी हो सकता है। क्यों नहीं आयलर का नाम आया, आयलर भी तो टॉप थे, आयलर का नाम आना चाहिए था, आयलर का नाम क्यों नहीं आया। तो समझो इस बात को, कि ऐसा क्या था जेकोबी के अंदर जो उसे स्पेशल बनाता था, वही रामानुजन में था। फ्रेश समझ, किसी ने उनको नहीं पढ़ाया, जेकोबी को किसी ने भी नहीं पढ़ाया, जो पढ़ा खुद से पढ़ा, जो बनाया खुद से बनाया। रामानुजन भी वैसे ही थे, सेल्फ स्टडी करके बने थे, किसी से सीखा नहीं था। तो यही वो एक अलग, क्योंकि जब आदमी खुद से सीखता है ना, तो उसकी सोच एकदम फ्रेश होती है, क्योंकि कहीं किसी का आइडिया उसके दिमाग में डाला हुआ नहीं होता। उसके जो भी आइडियाज होते हैं वो खुद के होते हैं, उधारी का एक भी आइडिया नहीं होता। तो वो फ्रेश टाइप का जो समझ है वो होती है। तो जेकोबी में ऐसी थी। अभी इसके बारे में पढ़ेंगे, अभी आगे चलते हैं, आता है एक पूरा आएगा इसमें, कि कैसे आप एक कोऑर्डिनेट सिस्टम को दूसरे कोऑर्डिनेट सिस्टम में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो फिलहाल तो एक बार इस पे आ जाते हैं कि एक्स वाई बराबर हमारा कहाँ गया, ये एक्स की जगह आर कोस थीटा, वाई की जगह आर साइन थीटा, और ये सी वाला पार्ट आपका आंसर में आ गया। ठीक है, चलो अब आ जाते हैं थर्ड इंटीग्रेशन पे, ट्रिपल इंटीग्रेशन के ऊपर। जो ट्रिपल इंटीग्रेशन होंगे आपके, त्रिसमाकलन जो होंगे, ये त्रिसमाकलन है, देख सकते हो यहाँ पे 3 समाकलन हो रहे, 1 2 3। तो जो ट्रिपल इंटीग्रेशन है, ट्रिपल इंटीग्रेशन का मतलब आप 3 बार इंटीग्रेट करेंगे। जब आप 3 बार इंटीग्रेट करेंगे, इसका मतलब आपका फंक्शन 3 पे डिपेंड करता है, आपका फंक्शन 3 पे डिपेंड करता है। तो अब ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होने वाला है, अब ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होने वाला है, क्योंकि यहाँ पे जो आंसर तो आ जाएगा। अभी यहाँ आ जाओ एक बार, आंसर तो मिलवा दूंगा मैं। अभी यहाँ जाओ, ट्रिपल इंटीग्रेशन का आइडिया क्या है। आपका एक फंक्शन है जो 3 पे डिपेंड करता है, 3 वेरिएबल पे, एक्स वाई और जेड, 3 वेरिएबल पे डिपेंड करता है। इसका मतलब ये टोटल मिला के 4 हो गए, टोटल 4 हो गए। कैसे, एक एक्स जिसकी वैल्यू आप दोगे, एक वाई जिसकी वैल्यू आप दोगे, एक जेड जिसकी वैल्यू आप दोगे, और इन तीनों की वैल्यू से एक बनेगा एफ, 4। तो टोटल आपके 4 वेरिएबल हो गए। अब 4 वेरिएबल हो गए, तो 4 वेरिएबल को हम एक्सेस कहां से लाएं। हमारे पास मैक्सिमम जो है, अगर हम देखने की क्षमता तक की बात करें, तो देखने की क्षमता 3 पे खत्म हो जाती है। 3 पे कहाँ, देखने की क्षमता तो 2 पे खत्म हो जाती है। 3D तो हमें वैसे भी नहीं दिखता, 3D तो हमें यहाँ अंदर दिखता है। जो 3D होता है वो हमारे अंदर चलता है, कि हाँ कल्पना होती है, अच्छा ऐसे हो रहा होगा, जबकि 3D भी हमें नहीं दिखता। तो फिर भी चलो 3D तक तो फिर भी एज दे देते हैं कि 3D हो गया, एक्स एक्स पे एक्स ले लिया, वाई एक्स पे वाई ले लिया, जेड पे जेड ले लिया। एफ को कहाँ लोगे, एफ को कहाँ लोगे, यानी अब आप उन सीमाओं से परे चले गए जहां तक आपकी आंख, आपकी इमेजिनेशन
जो काम करती थी वो खत्म हो गई। अब आपको पूर्णतः विश्वास करना पड़ेगा समीकरण के ऊपर। अब क्या बन रहा है, क्या दिख रहा है, नहीं पता, क्योंकि दिखना बंद ही हो गया। अब दिखना ही बंद हो गया, और दिखता हो तो सोच के देखो, देख के बताइए। 4 लाइनें हैं, एक पे एक्स को लिया गया है, एक पे वाई को लिया गया है, एक पे जेड को लिया गया है, और एक पे एफ को लिया गया है। अब कल्पना करो कि कैसा डायग्राम होगा और क्या होगा। तो जवाब है कुछ समझ में नहीं आ रहा है। और ये हमारी लास्ट सीमाएं, समझ लीजिए ये लास्ट सीमाएं हैं हमारे विजुअलाइजेशन की। गणित की सीमाएं नहीं है, हाँ, मैथ्स, क्योंकि हम आगे जैसे जैसे हम हायर मैथमेटिक्स पे बदलते हैं, हम हमारे आंखों पे, कानों पे, नाकों पे, इन पे विश्वास करना बंद कर देते हैं कि नहीं भाई अब इनकी सीमाएं आ गई। क्योंकि ऑब्वियसली बात है, इंसान है, तो हमारे जो देखने की क्षमता है, सुनने की क्षमता है, ये जो इंद्रियां हैं हमारी, ये एक लिमिटेड है, तो इनको कहीं ना कहीं ब्लॉक हो ही जाती है। फिर उसके बाद में क्या होता है, उसके बाद होती है फिर इक्वेशन। अब बस सिर्फ इतना ध्यान दो कि एक फंक्शन है, वो 3 चीजों पर डिपेंड करता है, उससे एक फंक्शन की वैल्यू आएगी, उससे एक फंक्शन की वैल्यू क्रिएट होगी। अब सोचोगे कि ऐसा फंक्शन हो ही नहीं सकता, बिल्कुल हो सकता है, आ जाओ मिलवा देता हूं। अगर आप सोचोगे ऐसा फंक्शन ही नहीं हो सकता, तो ये रहा फंक्शन एल बी एच, घनाभ का आयतन, जिसकी कल्पना ही नहीं कर सकते, वो हो भी नहीं सकता। ये लो, v बराबर एल बी एच है या नहीं है, ये 4 का है। ये देखो, एल का मान आप दोगे, बी का मान आप दोगे, एच का मान आप दोगे, वी का मान बनेगा। एल होगा, आप रखोगे, बी आप दोगे मुझे, एच आप दोगे, जब तीनों आप मुझे दोगे मैं आपको आयतन दूंगा। 4 चीजें हो गई, नहीं होगी। रियल में है या नहीं है, रियल में क्या 10वीं क्लास में ही है, ये तो 9वीं 10वीं में ही है। वी क्या है, वी फंक्शन है, वी फंक्शन है, वी एक फंक्शन है एल का, बी का और एच का। अच्छा, फिर प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम ये है विजुअलाइजेशन की, प्रॉब्लम है विजुअलाइजेशन की। हम इसको विजुअलाइज नहीं कर पा रहे, हम इसको विजुअलाइजेशन नहीं कर पा रहे। अब आप कहोगे ये दिख तो रहा है सर, ये रहा, ये दिख क्या रहा है, समझ रहे हो, ये आपका घनाभ दिख रहा है, मतलब लंबाई चौड़ाई ऊंचाई दिख रही है। ये जो वी बना है, इससे इससे जो आयतन बना है वो आपको नहीं दिख रहा। समझ रहे हो हमारी क्या प्रॉब्लम क्या है। अब प्रॉब्लम क्या है, अब प्रॉब्लम ये है कि अब जो चौथा डायमेंशन है वो अलग है। चौथा आपको यहाँ पे थोड़ा बहुत एक आइडिया आने लग जाएगा कि वी क्या है, वी क्या है। ये रहा आपका एल। डायमेंशन वैसे नहीं होते जैसे हम हमेशा मानते हैं कि 3 लाइनें होंगी, यहाँ पे वो 3 लाइनें जैसा नहीं है। देखो, ये रहा एल, इस लाइन पे एल, जैसे जैसे बढ़ाओगे, एल को जितना बढ़ाना चाहो बढ़ा सकते हो। ये रहा इस एक्स के ऊपर आपका बी, और इस एक्स के ऊपर रहा एच, हो गया। और ये जो जगह पैक हुई है, ये वी है, ये जो जगह पैक हुई है ये वी। तो ये जो आपके अब चौथा डायमेंशन, क्योंकि अब वो वैसे नहीं है कि आप सोचो कि 4 लाइनें का एक आइडिया होगा, क्योंकि वो अब थोड़े परे हम जा चुके हैं। अब यहाँ पे आपका जो चौथी चीज बनेगी वो कुछ अलग ही बनेगी, वो कुछ अलग तरीके की बनेगी। जैसे इस केस में ले लो, इस केस में एल है, बी है, एच है, और वी क्या है, वो जो बना है, वो जो वॉल्यूम क्रिएट हुआ है, वो जो इन तीनों ने मिलकर जो बनाया वो वॉल्यूम क्रिएट हुआ, ये वो है। इस केस के लिए पता नहीं, किसी और के लिए, किसी और फंक्शन के लिए कुछ और हो, किसी और फंक्शन के लिए कुछ और हो ना, ऐसे मत बांध लेना कि यही हो। ये मेरा एक एग्जाम्पल है, ये नहीं कि सारी चीजें, धरती की सारी चीजें इसमें कवर हो जाएंगी, नहीं, अलग अलग चीजों पे अलग अलग होंगी। समझ रहे बात को, समझ रहे हो। दूसरा और समझ लो, साधारण ब्याज ले लो, सिंपल इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट जो होता है वो फंक्शन होता है प्रिंसिपल, टाइम और रेट का, होता है। सिंपल इंटरेस्ट जो होता है, साधारण ब्याज, जो आपका साधारण ब्याज होता है, वो फंक्शन होता है पीटीआर का। ये तो 6ठी क्लास में आता है, होता है ना। साधारण ब्याज किससे आता है, साधारण ब्याज आता है आपका मूलधन, दर, समय। तो मूलधन, दर और समय से, तीनों से मिला के क्या बनता है, साधारण ब्याज। मतलब चौथी चीज बनती है, 3 देते हो आप 3 चीजें बताते हो कि इतना मूलधन है, इतना दर है, इतना समय है,
और उससे जनरेट हो जाता है आपका सिंपल इंटरेस्ट। बन गया। तो सिंपल इंटरेस्ट फंक्शन हुआ किसका, PTR का हुआ, 3 वेरिएबल का फंक्शन है ये। तो ये कोई वॉल्यूम तक बंधा हुआ नहीं है कि आप सोचो कि सिर्फ वॉल्यूम ही इससे आता है, वॉल्यूम के अलावा कुछ नहीं आता। आपका साधारण ब्याज भी ऐसे ही आता है। आपका साधारण ब्याज भी 3 वेरिएबल का फंक्शन है। और क्या 3 वेरिएबल से ऊपर के फंक्शन नहीं हो सकते? बिल्कुल हो सकते हैं। 4 के, 5 के, 6 के, बहुत सारे फंक्शन और हो सकते हैं। अब इसे कैसे विजुअलाइजेशन करोगे? तो अब विजुअल ये अवेलेबल हैं, विजुअलाइजेशन नहीं हो रहा। तो हर चीज विजुअलाइजेशन कर पाए ये कोई जरूरी थोड़ी है। कभी आपने साधारण ब्याज को देखा, आपको दिखाई दिया? कभी आपने कल्पना की साधारण ब्याज कैसा दिखता होगा? क्यों साधारण ब्याज को देखने के क्या है? साधारण ब्याज कौन देखना चाहता है? सोचो, कल्पना करो कि आपने कभी देखने की कोशिश की साधारण ब्याज कैसा दिखता होगा? हरे कलर का, लाल कलर का, बड़ा होगा या छोटा होगा? नहीं ना। यहाँ सीधा ही आप बस मूलधन, दर और समय डालते हो और साधारण ब्याज आपके लेने देने में काम आता है। देखने की जरूरत नहीं है उसको। तो इंपॉर्टेंट पार्ट ये है कि हर चीज को देखना महत्वपूर्ण नहीं है। वो यूटिलाइज हो रही है, वो जिस काम में आ रही है वो पर्याप्त है अपने आप में, है ना। तो हम विजुअलाइजेशन पे ज्यादा फोकस करेंगे तो फिर चीजों में कई चीजें ऐसी है जो बहुत यूटिलाइज हो रही है। जैसे ये साधारण ब्याज वाला एग्जाम्पल ले लो, और ढेर सारे एग्जाम्पल आपको इस बात के मिल जाएंगे जिसमें कभी भी इस बात में इंटरेस्ट ही नहीं लेते, है ना। कभी हम इस बात में इंटरेस्ट ही नहीं लेते कि भाई दिखता कैसा होगा, है ना। दिखता कैसा होगा, दिखता कैसा होगा, हर चीज दिखती हो उसी को हम समझे। जैसे हवा है, हवा है नहीं दिखती, मत दिखो। क्या देख के करोगे? हवा को देख के करोगे क्या? तो हर चीज देखने लायक नहीं है। आप मान लो कोई खाना खाते हो, वो टेस्टी है ना। तो देखना जरूरी थोड़ी है कि वो, मतलब समझ रहे हो चीजों को, प्रॉब्लम कि हर चीजों को देखने पे विश्वास मत करो कि वो देखने, इससे हम बहुत लिमिटेड हो जाते हैं, इससे हम बहुत सीमित हो जाते हैं। हम उससे परे जा सकते हैं, उनके उपयोगों पे जा सकते हैं कि ये कैसा दिख रहा है, भाड़ में जाए कैसा दिख रहा है, देखने में नहीं। हम समीकरणों पे विश्वास करेंगे, बात खत्म। अब आज हम इस फॉर्मूले पे विश्वास करते हैं, इस पे विश्वास नहीं करते कि साधारण ब्याज कैसा दिखता है। शायद किसी ने देखा भी नहीं होगा कि साधारण ब्याज कैसा दिखता है। बस सब इस फॉर्मूले में मान रखते हैं, गुणा भाग करते हैं और अपना मान निकाल लेते हैं, बात खत्म। तो ये हुआ डन। अब आ जाते हैं इस सबसे बाहर निकल के कि भाई जब आपको त्रिसमाकलन करना होगा तो आपको 3 समाकलन करने होंगे, x के साथ, y के साथ और z के साथ। आप 3 समाकलन यहाँ पे करेंगे। तो आपका फंक्शन होगा एक, उसके 3 समाकलन होंगे। ठीक है, वही क्रम रहेगा पीछे से कि पहले आप पीछे वाला फर्स्ट, सेकंड, फर्स्ट, थर्ड, सेकंड, फर्स्ट, पीछे से स्टार्ट करेंगे आप। ये पहला जो सबसे लास्ट में है, पहला, दूसरा, तीसरा, ये आपके 3 इंटीग्रेशन रहेंगे। ठीक है। अच्छा, पहला इंटीग्रेशन जो है आप जिसके साथ भी कर रहे हैं, मान लीजिए नॉर्मली हम क्या करते हैं, जेड को पहले करते हैं। नॉर्मली नॉर्मली है, कोई जरूरी नहीं कि जेड ही पहले हो, बस ठीक है। नॉर्मली dx dy dz लिखते हैं। तो पहला जेड के साथ होता है, फिर आपका वाई के साथ होता है, उसके बाद में आपका एक्स के साथ होता है। तो इस तरीके से आपका समाकलन तैयार होता है। अब जैसे ही आप समाकलन में भी वही रहेगा, समाकलन में भी वही रहेगा। अगर आप कोई भी फंक्शन नहीं लेते हैं, विदाउट फंक्शन अगर आप इंटीग्रेशन करते हैं, विदाउट फंक्शन अगर आप इंटीग्रेशन करते हैं तो आप वॉल्यूम क्रिएट करेंगे, आप वॉल्यूम क्रिएट करेंगे। अगर आप विदाउट लिमिट, विदाउट फंक्शन, या आपने ट्रिपल इंटीग्रेशन लिया, dx dy, अगर dx dy लिया, अब आप जब समाकलन करेंगे तो आपका समाकलन किसी वॉल्यूम पे होगा, किसी वॉल्यूम पे होगा। अच्छा, वॉल्यूम कैसे आ गया? समाकलन जो आपका डबल समाकलन था वो तो एरिया पे होता था, आपका डबल इंटीग्रेशन एरिया पे होता था। क्योंकि डबल इंटीग्रेशन एरिया पे इसलिए होता था कि उसमें 2 वेरिएबल चाहिए थे, और 2 वेरिएबल से हमेशा एरिया बनता है। 2 वेरिएबल से हमेशा 2D बनती है, और 2D मतलब एरिया है। 2D पे एक रीजन बनेगा, एक 2 डायमेंशनल एरिया बनेगा, मतलब रीजन का जो है वो एरिया बनेगा, क्षेत्रफल बनेगा। लेकिन जब आप 3D में चले जाते हैं और 3 चीजें लेते हैं तो 3 चीजें हमेशा आपका एक आयतन क्रिएट करेगी, एक एक्स एक्स पे, एक वाई पे, एक जेड पे। अब इन तीनों के मान से आपका एक आयतन क्रिएट हो जाएगा। तो जब भी आप 3 डायमेंशन पे जाते हैं तो वो एक आयतन बनाता है। 2 डायमेंशन पे आप कुछ भी बनाइए वो एरिया ही बनाएगा। एक कागज है, उस कागज पे आप कोई भी वक्र बनाइए वो एरिया ही बनेगा, ठीक है ना। जबकि आप 3D में चले जाएं तो वही चीज वॉल्यूम क्रिएट करती है, आयतन बना देती है। क्योंकि अब आपके पास लंबाई भी है,
चौड़ाई भी है और ऊंचाई भी है। एक थाली का एग्जाम्पल ले लो, एक प्लेट का एग्जाम्पल ले लो। आप एकदम फ्लैट प्लेट लो, चक्टी लो, एक चक्टी लो, उस चक्टी का सिर्फ एरिया है, आप उस पर पेंट कर सकते हैं, उस पर आप सिर्फ पेंट कर सकते हैं। एक चक्टी लो, गोल चक्टी, इस पे आप क्या कर सकते हैं, इस पे आप अगर पेंट है, इसके ऊपर पेंट रख नहीं सकते, इसके ऊपर पेंट आप रख नहीं सकते, इस पे सिर्फ पेंट कर सकते हो, इस पे सिर्फ पेंट किया जा सकता है, इस पे पेंट रखा जा सकता है। मैं डब्बा खोल के पेंट डाल दूं, टिकेगा इस पे? नहीं टिकेगा। क्यों? क्योंकि इसके पास ग्रहण करने की क्षमता नहीं है। इसका एरिया है, तो जो एरिया पे मैंने पेंट किया वो एरिया पे चिपक गया, एरिया था इसके पास इसलिए उतना ही हुआ। अच्छा, थोड़ा सा उसका कॉर्नर बढ़ा दिया जाए, अगर प्लेट के पास थोड़ा सा कॉर्नर बढ़ा दिया जाए, मतलब जो आपकी चक्ती है उस चक्ती के किनारे, जैसे थाली बना दिया, थाली में क्या होता है, आपकी जो चक्ती होती है उसको थोड़ा सा ऊपर से उभार दे दिया जाता है, हल्का सा किनारों पे से उभार देते ही क्या हो गया, अब आपका ये 3D हो गया। अब आप उसमें थोड़ा सा पेंट डाल दो, वो पेंट को रख पाएगा। अब आप उसमें पेंट करने की जरूरत नहीं है, आप उसमें पेंट डाल भी सकते हैं हल्का सा। तो आपने क्या किया, जब 2D से 3D पे गए तो उसमें ग्रहण करने की क्षमता क्रिएट हो गई, उसमें ग्रहण करने की क्षमता। आपकी थाली देखिए, जो आप डे बाय डे पे अपनी थाली यूज करते हैं, गौर किया आपने, थाली सीधी क्यों नहीं होती? सब्जी डुल जाए सब्जी है बात डुल जावे, मतलब फिर आलू इं जावे, और मान लो थाली में रसगुल्ला डाल लिया, कदे ब्याह में जीवन गया, गुलाब जामुन, रसगुल्ला तो टिक जावे, रसगुल्ला तो फिर भी एक पकड़ हुआ है, गुलाब जामुन में पकड़ को नहीं हुआ। अगर थे थाली ली और भी की कॉर्नर नहीं है, खाली चकती है और थे गुलाब जामुन रखे, तो गुलाब जामुन है बह गयो, है ना, पकड़ो 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 गयो, तो गुलाब जामुन नहीं आ जाए घड़ घड़। सोचो कत्ता गुलाब जामुन खिंजड़ा लाद थाने ब्याह में, तो क्या किया, गुलाब जामुन को कैसे रोका? गुलाब जामुन को रोकने के लिए वो जो किनार था वहां पे हमने, हाँ, वो जो किनारा था वहां पे हमने हल्की सी हाइट क्रिएट कर दी। हाइट क्रिएट करते उसमें ग्रहण करने की ताकत आ गई, उसमें ग्रहण करने की ताकत आ गई। अब वो गुलाब जामुन कौन गिरे, अब गुलाब जामुन को ग्रहण करने की ताकत उसमें क्रिएट हो गई। तो समझो वो वॉल्यूम है ना, ये कोई गुलाब जामुन का एग्जाम्पल नहीं, सिर्फ ऐसे ही है। बाकी सब्जी को देखो, आप सब्जी डाल लो, उसने सब्जी को रोकना सीख लिया, ये वॉल्यूम क्रिएट हो जाता है। तो समझो कि 2D जो होता है वो हमेशा एरिया ही क्रिएट कर सकता है, उसके बेचारे की मजबूरी है, वो सिर्फ एरिया बना सकता है, वो सिर्फ एरिया बना सकता है, वो आयतन नहीं बना सकता। ये 2D कभी आयतन नहीं बना सकता। 3D जो है वो वॉल्यूम क्रिएट करता है, 3D के पास ये ताकत है कि वो वॉल्यूम क्रिएट करता है। तो आप जब 3D पे समाकलन करते हैं, मतलब वॉल्यूम पे समाकलन करते हैं। अब आपने कोई फंक्शन नहीं लिया, कोई फंक्शन नहीं लिया, इसका मतलब वो जो वॉल्यूम होगा वो आपको प्राप्त हो जाएगा, है ना। याद करो 2D में भी आप यही करते थे, 2D में भी आप यही करते थे, जब कोई फंक्शन नहीं लेते थे, कोई फंक्शन नहीं लिया, फंक्शन अब्सेंट है, इस केस में क्या बन जाता था, वही एरिया बन जाता था जिस पे आपने समाकलन किया है, वही एरिया बन जाता था जिस पे आपने समाकलन किया है। तो सेम यहाँ पे भी ये होगा, जिस वॉल्यूम पे आप समाकलन करोगे वही वॉल्यूम यहाँ क्रिएट हो जाएगा, यहाँ पे वो एरिया कवर हो जाएगा। ये बात ध्यान रखने वाली बात है कि जब आप कोई फंक्शन नहीं लेते हैं तो आपका एग्जैक्टली जिस एरिया पे आपने समाकलन किया था वही एरिया आ जाता है। 3D में भी ऐसे ही होगा, 3D में भी आपका ऐसे ही होगा, जिस वॉल्यूम पे आपने इंटीग्रेशन किया था, अगर कोई फंक्शन है ही नहीं तो आपका वही वॉल्यूम क्रिएट हो जाएगा, वो वॉल्यूम बन जाएगा। लेकिन अगर फंक्शन आ गया तो, अब फंक्शन आ गया तो, अगर यहाँ फंक्शन आ जाता है तो यहाँ 2D में जब फंक्शन आ जाता तो हम कहते थे वॉल्यूम बन गया। अब यहाँ पे फंक्शन आ गया तो क्या बनेगा, भगवान जाने। इस केस में हमें नहीं पता कि फंक्शन के आने से क्या बनेगा, खुदा जाने, वो उससे विजुअलाइजेशन की सीमाओं से पार चला गया। अब विजुअलाइजेशन को पार कर जाएंगे अगर एफ आ गया तो, यहाँ अगर एफ आ गया, इस केस में आया तो कोई दिक्कत नहीं है, इस केस में नहीं आया तब तो एरिया बन गया, फंक्शन आ गया तो वॉल्यूम आ जाएगा। अगर फंक्शन आ जाता है, आओ स्वागत है, फंक्शन है आ जाओ। डबल इंटीग्रेशन में अगर फंक्शन आ जाता है तो हमें इस फंक्शन से घिरा हुआ आयतन मिल जाता है, इस फंक्शन ने जो आयतन घेरा है वो आ जाएगा। लेकिन यही केस अगर हम 3D में बात करें तो 3D में भाई क्या आएगा भगवान जाने। ऑब्वियसली बात है, देखने की सीमाओं में तो ये कुछ आएगा नहीं, कुछ ऐसा आएगा जिसको देखा नहीं जा सकता लेकिन काम में लिया जा सकता है, कुछ ऐसा आएगा जिसको देखा नहीं जा सकता परंतु काम में लिया जा सकता है। इसको ट्रिपल इंटीग्रेशन ही बोल दो खाली, बस
एफ का ट्रिपल इंटीग्रेशन। क्या बना? नहीं। याद रखो कि सिर्फ देखने पे विश्वास मत करो। मैंने पहले कहा साधारण ब्याज किसने देखा है, लेकिन यूज सब करते हैं। देखा किसी ने नहीं है, काम सब ले रहे हैं। तो कुछ जरूरी नहीं है कि आपको चीजें दिखे, यूटिलाइज हो रही है, परफेक्ट है ना। देखने की सीमाओं में चीजें नहीं बंधती। ठीक है, क्लियर है? आ जाओ आगे बढ़ते हैं, इस पे आते हैं। फिर अभी तो हमें वॉल्यूम ही पूछ रहा है, अभी तो हमें वॉल्यूम पूछ रहा है। ये देखो, द वॉल्यूम ऑफ द रीजन, क्षेत्र का वॉल्यूम निकालो, क्षेत्र का वॉल्यूम निकालो। तो निकाल देंगे, आ जाओ। वॉल्यूम निकालना है मतलब कोई फंक्शन नहीं लेना, फंक्शन एब्सेंट रहना चाहिए, कोई फंक्शन नहीं लिया। अगर z ले रहे हैं तो पहले z की सीमाएं इसने खुद ने दे रखी है, ये रही z2 से z1 तक, उल्टा दिया हुआ है। यहाँ z1 होना चाहिए था, यहाँ z2 होना चाहिए था, यही है ना सारा। चलो ठीक कर देते हैं इसको, ये 1 है, ये 2 है। तो z की लिमिट होगी z1 से z2 तक, z1 से लेकर z2 तक, ये वाला z1 से लेकर z2 तक। y की लिमिट हो गई y1 से y2 तक, और x की लिमिट हो गई a से लेकर b तक। तो अब इससे जो भी वॉल्यूम बनेगा वो वॉल्यूम आपको पता लग जाएगा। इन तीनों ने, इस भैया ने, इस भैया ने और इस भैया ने जो भी पैक किया होगा, इन्होंने जो भी आयतन बनाया होगा, वो जो बनेगा उस आयतन को ये हमें प्राप्त करके दे देगा कि वो आयतन कितना है। अच्छा, बात ये है कि इसका इंपॉर्टेंस क्या है। इसका इंपॉर्टेंस ये है कि हमें जिनका आयतन निकालना आता है वो बहुत सीमित चीजें हैं। हम जिनका आयतन निकाल सकते हैं वो बहुत सीमित चीजें हैं। कौन कौन सी चीजें जिनका आयतन आप निकाल सकते हैं? आप घनाभ का निकाल सकते हैं, आप घन का निकाल सकते हैं, आप गोले का निकाल सकते हैं, आप शंकु का निकाल सकते हैं। ठीक है, और कोई सी बच गई हो तो याद कर लो, बेलन का निकाल सकते हैं, है ना। क्या दुनिया में 5 ही चीजें होती है? क्या दुनिया में 5 ही चीजें होती है? पहली बात तो कि 5 ही होती है। नंबर 2, क्या आप एग्जैक्टली ऐसा कभी देखा है आपने? कभी शंकु देखा है, कभी बेलन देखा है प्रकृति में, कभी किसी चट्टान को देखा है? बेलनाकार चट्टान, शंकु के आकार की चट्टान, गोले के आकार की चट्टान, कभी देखिए किसी को भी? कहीं ऐसा देखा आपने कि ये जो शेप हम जिसको पढ़ते हैं, जिन शेप को हम पढ़ते हैं, क्या ऐसे शेप अवेलेबल है? आपकी पानी की बोतल देखिए, वो कौन से शेप में आती है? क्या वो बेलन है? क्या वो शंकु है? नहीं, है ना। अपने घड़े को देखिए, पानी जिसमें डाल रखे, कौन सा शेप है वो? आपका घड़ा जिसमें आप पानी डालते हैं वो कौन सा शेप है? तो एग्जैक्टली कोई भी शेप जो आपने पढ़ते हैं, गोला, शंकु, बेलन, ये शेप हमारे रियल लाइफ में पाए ही नहीं जाते, है ना। ये पढ़ा, ये सिर्फ बनाए गए हैं, परफेक्ट शेप है जिनका कोई लेना देना ही नहीं है, जिनका कोई लेना देना नहीं है। अच्छा, फिर इनको पढ़ाया क्यों जाता है जब लेना देना नहीं है? वो इसलिए पढ़ाया जाता है कि बच्चे को एक ज्ञान हो, एक वॉल्यूम का ज्ञान हो, एक वॉल्यूम की समझ आए। ठीक है, करेक्शन होगा। अब अपनी टंकी को देखिए, ऊपर जो टंकी लगी पड़ी है, क्या वो बेलनाकार है? जो ऊपर छत पे लगी पड़ी है, क्या वो बेलनाकार है? नहीं, ऊपर जाते ही वो बेलनाकार नहीं रहती, ऊपर जाती है वो थोड़ी सी अलग हो जाती है। ठीक है, नीचे तक है, लेकिन ऊपर जाके हल्की सी थोड़ी सी इस तरीके से हो जाती है ना, हल्का सा एक्स्ट्रा है। चलो कोई बात नहीं, एक बार वॉल्यूम निकालना तो सीखे, ठीक तो बाद में करवा देंगे। एक बार वॉल्यूम की समझ तो आए कि आयतन होता क्या है, एक बार इतना पकड़ लेगा तो आगे जाके उसको ठीक भी करवा देंगे कि बेटा इसमें थोड़ी सी गड़बड़ है, इसको ठीक करें। तो एक्चुअली आयतन जिससे हम निकालते हैं वो कमजोर चीजें हैं, वो कमजोर चीजें, वो फॉर्मूले काम करते ही नहीं है। लेकिन बच्चा, छोटे बच्चे को आयतन का आइडिया समझाना, उसे बताना, उसे जानना कि वो आयतन क्या होता है, कैसे होता है, ये सब कुछ जानने के लिए वो जरूरी पार्ट है। जब वो हो जाए तो हम उसे आगे भी बढ़ा देंगे, एडवांस लेवल पे भी ले आएंगे कि भाई कोई भी कर्व, अब इतना तो पता है कि मेरी टंकी चाहे कैसी भी हो, मेरी टंकी चाहे कैसी भी हो, उसकी कोई ना कोई शेप जरूर है, और शेप है तो उसकी इक्वेशन भी है। हर शेप की इक्वेशन होती है। अगर शेप है तो इक्वेशन भी होगी, इक्वेशन होगी तो समाकलन भी होगा, समाकलन भी होगा तो आयतन भी आएगा, तो हम आयतन निकालेंगे। तो ये है समाकलन का उपयोग। ये है जो हमारा तो ट्रिपल इंटीग्रेशन है, उसका जो सबसे बड़ा उपयोग है वो है कि इस बात पे इसको कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपकी जो आयतन समान जो है, जिसमें आयतन है, जिसमें कुछ डला हुआ है, उसका आयतन आपको निकालना है, तो वो शेप क्या है, वो कोई भी शेप हो, इसको शेप से कोई फर्क नहीं पड़ता। ये समाकलन करेगा और आपको अपना आयतन पकड़ा देगा। तो इसलिए हम ट्रिपल इंटीग्रेशन का फायदा लेते हैं, क्योंकि ये हमें आयतन देता है, और हर चीज का आयतन देता है, बांधता नहीं है कि शंकु ही होना चाहिए। अब आप फॉर्मूले को याद करिए कि हर फॉर्मूला के, गोला होगा, गोले के लिए ये, इसका मतलब गोला नहीं है तो वो काम नहीं करेगा।
तो ये जनरल मेथड है, ट्रिपल इंटीग्रेशन जनरल मेथड है किसी भी आकृति का आयतन ज्ञात करने का। ठीक है, ये बात समझ पा रहे हो ना आप मेरी कि हम क्या बात कर रहे हैं, ये क्या चल रहा है। ये अजीब लग रहा होगा, ये बहुत एडवांस है। अब हमारी जो टेक्नोलॉजी है वो इतनी ज़्यादा एडवांस हो गई है कि हम कोई भी शेप, कोई भी शेप है जिसका आयतन निकालना हो, उसका पहले एक फोटो बनाते हैं, फोटो बना के हम उसके ऊपर पॉइंट सेट करते हैं, पॉइंट सेट करके जो हमारा कंप्यूटर होता है वो उसकी इक्वेशन जनरेट कर देता है, इक्वेशन जनरेट करके हमारे सॉफ्टवेयर होता है जो इंटीग्रेशन भी कर देता है और सीधा हमें आंसर बता देता है कि इसका वॉल्यूम इतना है, इसका वॉल्यूम इतना है। अगर आप लोग अपने जैसे एप्पल का फ़ोन यूज़ करते हो पे आप में से कोई, तो एप्पल में एक चीज़ देखी होगी कि एप्पल में एक मैट्रिक्स नाम का सॉफ्टवेयर आता है। मैट्रिक में क्या होता है, आप एप्पल आईफ़ोन को यूज़ करोगे तो आप अपनी छत पे कोई भी चीज़ की लंबाई निकालनी हो तो आप निकाल सकते हैं। आप उसकी लंबाई निकाल सकते हैं। ये एप्पल आईफ़ोन जो है उसमें एक फ़ीचर आता है नापने का, उसमें आप दूरी नाप सकते हैं। आपको क्या करना होगा, अपने आईफ़ोन का कैमरा ऑन करना होगा और उस सॉफ्टवेयर को, वो जो है ऐप है उसको ऑन कर दो और फिर आपको जैसे मान लो अभी कोई चीज़ नापनी है, आपको दीवार की लंबाई नापनी है, तो आप कैमरे को ऑन करो और जो इस कोने का पॉइंट है उस पे क्लिक कर दो। फिर जहाँ तक ले जाना है वहाँ तक कैमरे को ले जाके फिर दोबारा क्लिक कर दो। आपका कैमरा आपको बता देगा कि ये जो लंबाई है ये कितनी है। देखा आपने? यूज़ किया कभी? किसी के पास रहा हो, अपने दोस्त के पास रहा हो या आपके पास रहा हो, तो देखना उसको कि उसके अंदर ये फंक्शन है, कैसे करता है वो ये। और वो एरिया भी निकालता है। अगर आपको अपने दरवाजे का एरिया निकालना है कि दरवाजे का एरिया कितना है, तो जैसे आप ऑन करोगे, कॉर्नर को कनेक्ट करोगे, वो आपको अपने दरवाजे का एरिया बता देगा कि आपके दरवाजे का एरिया कितना है। कैसे करा उसने? तो ये जो बड़ी चीज़ें हैं, ये सॉफ्टवेयर के छोटे रूप है। जो पब्लिक डोमेन में जो सॉफ्टवेयर है, वो छोटे रूप है। जो साइंटिफिक कम्युनिटी होती है या फिर जो एडवांस कम्युनिटी होती है, उनके पास तो ऐसे-ऐसे सॉफ्टवेयर होते हैं जिसके आप मतलब हमें 15 या 20 साल बाद में वो मिलेंगे पब्लिक डोमेन में कि लो, अब तुम यूज़ कर लो। जब वो एकदम वहाँ पे और एडवांस पहुँच जाएँगे, तब वो हमें दे देंगे, लो अब ये तुम यूज़ कर लो। है ना? समझ रहे हो बातों को कि वो उन लोगों के पास अभी क्या चल रहा होगा। अगर हमारे पास अभी ये है, तो वो जो डिफेंस है, जो एनालिस्ट है, वो जो यूज़ करते होंगे वो सॉफ्टवेयर आज से हमसे 10-15 साल आगे चल रहे होंगे। लेकिन हमारे पास कब आएँगे? 15 या 20 साल बाद, जब उनके पास वो खारिज हो जाएँगी, चलो ठीक है, अब जनता को दे देते हैं, ये लो। तो ये पार्ट है ना? तो समझ में आ गया ये कि ये कैसे काम करता है आपका? तो ये ट्रिपल इंटीग्रेशन है, तो ये हमारा आंसर हो गया। तो ये याद रखना आपने कि अब इंटीग्रेशन जो है, ये आप जो सीख रहे हैं अभी, ये आपके इन फ्यूचर ज़्यादा इफ़ेक्टिव नहीं होने वाला, क्योंकि ये सब चीज़ें जो आप देख रहे हैं, जो आज आप पढ़ रहे हैं, ये चीज़ें सिर्फ़ आप जान रहे हैं कि चीज़ें काम कैसे करती है। आने वाला जो युग होगा, वो इतना बेहतर हो चुका है कि ये सारी चीज़ें आप सॉल्व कर सकते हैं कंप्यूटर से। कंप्यूटर में प्रोग्राम है, सॉफ्टवेयर हैं, जो ये सारा काम आपका आराम से कर देते हैं। उसमें आपको कमांड डालनी है। अब तो एआई आ गया, एआई भी बहुत अच्छा काम करता है। नॉर्मली आप एआई से नहीं भी करें, तो बहुत सारे ऐप बने पड़े हैं जिसके अंदर ये सारा काम हो जाता है। समाकलन करवाना है, करवा लो, आउटलाइन करना है, करवा लो, डबल इंटीग्रेशन करवाना है, करवा लो। वो सारे काम कर देते हैं, टोटल। आ जाओ, आगे बढ़ते हैं। 3D प्रिंटिंग तो बहुत कमाल की है। 3D प्रिंटिंग तो शानदार है, कमाल की चीज़ है वो 3D प्रिंटिंग, क्योंकि आने वाला फ्यूचर 3D प्रिंटिंग का होगा। तो वैसे तो अभी 3D प्रिंटिंग में मकान बनने शुरू हो गए हैं, लेकिन अभी इंडिया में जो होता है वो कॉस्ट इफेक्टिव चीज़ें चलती है, तो इंडिया में वो आते-आते टाइम लगेगा। क्योंकि जो 3D प्रिंटिंग है, उसका सबसे अच्छी चीज़ ये है कि आप पहले से सब कुछ सेट कर देते हो। पहले से सब कुछ सेट कर देते हो और वो सीधा बस कंस्ट्रक्शन करता है। वो नीचे से शुरू करता है और कंस्ट्रक्शन करता-करता वो ऊपर तक जाता है। तो वो एक अलग ही मतलब चीज़ है, लेकिन कॉस्टली है, वो कॉस्टली है। वो अभी बहुत महँगी है, तो धीरे-धीरे जैसे-जैसे वो सस्ती होती जाएगी, वो अवेलेबल हो जाएगी बाकी देशों के लिए, खासकर उन देशों के लिए जिनका फाइनेंशियल स्ट्रक्चर थोड़ा कमज़ोर है। मतलब जो विकासशील देश हैं, उन देशों में ये टेक्नोलॉजी पहुँचने में आने वाले 4-5 साल, मान लीजिए 4-5 सालों में सारे देशों में पहुँच जाएगी, जब ये कॉस्ट इफेक्टिव हो जाएगी। अब ये आपका सवाल है, इस सवाल में ये कह रहा है कि भई क्या सब्स्टिट्यूट करें कि ये समाकलन हो जाए? कहने का ओवरऑल वैल्यू ये कि इसका समाकलन आपको करना है, तो इसका समाकलन करने के लिए आप कौन-सी वैल्यू रखेंगे? और इस पे आपको समाकलन करना है। ये जो एरिया है, मतलब ये डिस्क है,
एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर लेस देन 1 है, लेस देन 1 और इक्वल्स टू 1 में क्या फर्क है? इक्वल्स टू 1 में ये होता है कि आपको सिर्फ वर्त की परिधि परिधि मिलती है, सिर्फ जो वर्त की परिधि होती है वो मिलती है। इस केस में ये है, जब आप बराबर का चिन्ह लेते हैं तो सिर्फ आपको परिधि मिलती है ना। जब आप ये लेते हैं तो ये अपने आप ही कन्फर्म हो जाता है कि अंदर वाले पॉइंट भी शामिल हो गए, बाउंड्री भी शामिल होगी और अंदर वाले पॉइंट भी शामिल हो गए, मतलब पूरी चकती आ गई। तो इसे कहा जाता है चकती, पूरी चकती आ गई, डिस्क। और इस केस में आपकी बस रिंग रिंग आती है। ठीक है, इसमें आपकी सिर्फ रिंग आती है और इस केस में आपकी पूरी चकती आती है, मतलब आपके अंदर वाला भी पूरा का पूरा किनारा सहित सब कुछ आ जाता है। तो ये कह रहा है ये जो एरिया है इस एरिया के ऊपर आपको करना है और बताओ कि क्या रखें कि ये समाकलन हो जाए, क्या प्रतिस्थापन करें कि ये समाकलन हो सकता है, किससे हो जाएगा ये। इस वृत्त के ऊपर हमें समाकलन करना है ना, ये जो है इस पे समाकलन करना है, क्या प्रतिस्थापन करें कि समाकलन आराम से हो जाए, बस ये क्वेश्चन है। तो सीधा ध्रुवीय रख दो, ध्रुवीय वाला रखो, आराम से हो जाएगा। कैसे हो जाएगा कि x की जगह r cos थीटा रख देंगे, x की जगह r cos थीटा, y की जगह r sin थीटा, और जो dx dy है उसकी जगह r d थीटा dr रख देंगे। जैसे आप ये रखोगे आराम से इसका समाकलन जो है वो तैयार हो जाएगा। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर की जगह आर स्क्वायर कोस स्क्वायर, आर स्क्वायर साइन स्क्वायर, आर स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, साइन स्क्वायर कोस स्क्वायर का मान 1 हो गया, तो ये आ गया 1 माइनस आर स्क्वायर बटा 1 प्लस आर स्क्वायर, और ये हो गया आपका आर डी थीटा डी आर। और अब हमें इसका समाकलन कर लेना है आर के साथ, है ना। ठीक है ना, ये ऊपर आर माइनस आर क्यूब आ जाएगा, 1 प्लस आर स्क्वायर का भाग दे देंगे, टुकड़े में हो जाएगा, समाकलन हो जाएगा। फिर आप थीटा के साथ समाकलन कर लो। ठीक है ना, समाकलन करना पूछा नहीं है, बस इसने पूछा है कि भाई क्या प्रतिस्थापन करेगी ये समाकलन हो जाए। तो x की जगह आर cos थीटा रख दो, y की जगह आर sin थीटा रख दो, आपका समाकलन हो जाएगा। अब क्या सोच के बनाया भगवान जाने, बस ये पूछे भी समाकलन करने के लिए क्या करें, तो x की जगह आर cos दूरी रूप में चेंज कर लो, समाकलन हो जाएगा। ये हो गया कि जब पोलर फॉर्म से आप ध्रुवीय रूप से कार्तीय रूप से ध्रुवीय रूप में चेंज करते हो, कार्टिशियन टू पोलर फॉर्म जब आप चेंज करते हैं, मतलब कार्तीय से ध्रुवीय में चेंज करते हैं, कार्तीय से ध्रुवीय में चेंज करते हैं, तो आपको कौन सा फॉर्मूला यूज करना होता है। कार्तीय से ध्रुवीय में चेंज करने के लिए आप कौन सा फॉर्मूला यूज करते हैं। ऐसे क्वेश्चन अच्छे क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन अच्छे लगते हैं।
आपको लग रहा होगा कि ये बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल नहीं है। बहुत सारे लोगों को पता ही नहीं होता कि dx dy को आप r और थीटा में चेंज कैसे करते हैं, है ना। आपको मतलब पता है, इसलिए आप लोगों को समझ में नहीं आ रहा होगा कि बहुत बड़ी आबादी को तो ये पता ही नहीं होता कि एक्स वाई से आप आर थीटा में चेंज कर पाते हैं क्या। वो लोग तो टॉपिकों के हाथ ही नहीं लगाते, कई टॉपिकों को तो छोड़ के चलते हैं कि भाई ये नहीं करना, ये नहीं करना, ये नहीं करना। याद आता है कि जो आप अगर पीछे मुड़ के देखें इस भर्ती को 2018 तक, 2022 में तो फिर भी थोड़ा बहुत रूप चेंज हुआ था, 2018 तक की जो भर्तियां हुआ करती थी उसमें लोग ग्रेजुएशन के टॉपिकों को चुन चुन के हाथ लगाते थे, बाकी मोटा मोटी जो 11-12 था उसी पे फोकस करते थे। ये तो अभी 2022 में जाके ये परिपेक्ष चेंज हुआ है कि मतलब लोग जो है वो ग्रेजुएशन को पढ़ना मजबूरी हो गई है, पढ़ना पड़ रहा है। नहीं 2018 तक की भर्ती, आप में से कोई पहले अगर तैयारी किया हुआ है तो वो समझ पा रहा होगा कि 2018 तक की भर्तियों में ये सर्वमान्य नियम था कि भाई आप सिर्फ और सिर्फ 11-12 पकड़ लो, कॉलेज के थोड़े से टॉपिक पकड़ लो, खासकर इक्के दुक्के, बस उतने में आपकी नैया पार हो जाती थी, हो भी जाती थी आराम से, ये भी गलत नहीं था, हो जाती थी। उसमें 90-40-20 वाला रूल फॉलो होता था, 90+40+20 ये वाला होता था। और इस वाले रूल में देख लो, ये बेस्ट काम करता था उस समय, बिल्कुल सही था कि ग्रेजुएशन में कितना लाओगे आप, सीनियर में इतना ले आओ। अब 20 क्वेश्चन आपको पेडागोजी के मिल रहे थे, 90 क्वेश्चन आपको सीनियर सेकेंडरी से मिल रहे थे, यानी आपका पेपर का 110 तो यहीं से हो गया, 110 क्वेश्चन आपके यहाँ से हो गए। फिर ग्रेजुएशन में 40 थे, तो ग्रेजुएशन में कुछ टॉपिक ऐसे थे जो आसान होते थे, उनको थोड़ा सा उनको हाथ लगा लो, उनको लगा के आप 120 क्वेश्चन पे पहुंच जाते थे। अब आपको पता था 120 क्वेश्चन करो, मैथ्स की कट ऑफ तो जो थी वो 40 से 45 जाती थी, वो 40 से 45 जाया करती थी, तो 40 से 45 का वो रेशियो रहता था, इतना उनको करना होता था और आराम से निकल जाता था। तो 2018 तक की भर्ती तक तो ग्रेजुएशन को खाली चुन के कुछ चीजें, कोई ने अवकल समीकरण निकाल लिया, कोई ने अपने हिसाब से कुछ ग्रुप थ्योरी समझ में आती थी वो पढ़ ली, का काम। ठीक है ना, क्लियर है। चलो, तो डी एक्स डी वाई बराबर हो गया आर डी थीटा डी आर। आ जाओ, ये है क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 कह रहा है कि मान लो आप जो है वो चेंज कर दो, आप अगर चेंज करना चाहें डी एक्स डी वाई को कोई और रूप में, जैसे भी हमने ध्रुवीय में चेंज किया था कि डी एक्स डी वाई जो था, डी एक्स डी वाई को जब हम थीटा में चेंज करते हैं तो आर डी थीटा डी आर आ जाता है, आता है, डी एक्स डी वाई बराबर आ जाता है आर डी थीटा डी आर। अगर हम मान लो थीटा और आर में ना बदलना चाहें और समाकलन को इजी बनाने के लिए कुछ और प्रतिस्थापन करना चाहें, क्योंकि समाकलन कई बार जटिल आते हैं, तो मान लो समाकलन करने के लिए हम कुछ और ट्रिक अपनाएं, कुछ और प्रतिस्थापन करें। फॉर एग्जाम्पल एक्स प्लस वाई बराबर यू माने और y बराबर यू वी माने, मतलब एक्स वाई तो हटा ही रहे हैं, लेकिन हटाने का तरीका थोड़ा अलग है। ये अलग तरीका क्यों अपनाते हो आप, समाकलन करना पड़ता है, समाकलन हर कोई थोड़ी हो जाता है। समाकलन करने के लिए कई शाम दाम दंड भेद करने पड़ते हैं आपको, कई बार आप साइन स्क्वायर थीटा मानते हैं, कभी कुछ मानते हैं, कभी कुछ मानते हैं, तो समाकलन के दौरान आपको प्रतिस्थापन करना पड़ता है। तो मान लो आपने एक ऐसा प्रतिस्थापन किया कि एक्स प्लस वाई बराबर यू और वाई बराबर यू वी, ऐसा किया और आपका समाकलन बन गया, लेकिन आपको dx dy भी तो हटाने पड़ेंगे। अब dx dy आप यहाँ कैसे हटाएंगे, यहाँ आप dx dy की जगह क्या रखेंगे, इस केस में आपका dx dy क्या होगा। अब क्वेश्चन है, ऑब्वियसली बात है du और dv के रूप में आएगा, क्योंकि आपका एक्स वाई तो जाएंगे और uv आएंगे, तो आना तो uv के रूप में, लेकिन uv के रूप में आएगा, आएगा कैसा, सीधा uv du dv आ जाएगा या इसके साथ कुछ आएगा, इसके साथ में कुछ आएगा, ये हमें सीखना है। dx dy जो है, dx dy जाएगा, ऑब्वियसली बात है du dv आएगा, लेकिन जो du dv आएगा उसके साथ भी कुछ आएगा या नहीं आएगा, या सीधा du dv आ जाएगा। ये क्या होगा क्या नहीं होगा, इसका जवाब ढूंढते हैं बाय जेकोबियन। जेकोबियन, जेकोबियन, जेकोबियन जो होता है, मान लो आपके पास, आप एक फ्रेम से, एक फ्रेम का मतलब है एक कोऑर्डिनेट सिस्टम से दूसरे कोऑर्डिनेट सिस्टम पे आप जा रहे हैं, मान लो एक्स वाई से आप यूवी पे जा रहे हैं,
एक प्रकार के कोऑर्डिनेट से आप दूसरे प्रकार के कोऑर्डिनेट में जा रहे हैं। तो इसके बीच में आप एक जैकोबियन परिभाषित कर सकते हैं। जैकोबियन इस तरीके से एक्स वाई, ये क्या है इसका मतलब अभी बात करते हैं। इसे जैकोबियन कहते हैं, इसे जैकोबियन कहते हैं। डेल एक्स कोमा वाई ओवर डेल यू कोमा वी, ये जैकोबियन जे कहलाती है। और ये बराबर होती है सारणिक, आपका जो एक्स है उसको लो, एक्स का यू के साथ आंशिक अवकलन डेल एक्स ओवर डेल यू, फिर आप वाई का यू के साथ, यहां पे आपने ये दोनों कर दिए, एक्स का यू के साथ वाई का यू के साथ। फिर अगला, अब दूसरे वाले के साथ शुरू कर दो, एक्स का वी के साथ और वाई का वी के साथ। अब इस सारणिक में आंशिक अवकलन के मान रख दो, सॉल्व कर लो। ये जो सारणिक है ये जैकोबियन कहलाती है, ये जैकोबियन कहलाती है। जैकोबियन का कोई एक्स वाई यू वी उल्टा भी हो सकता है, यू वी ऊपर एक्स वाई नीचे, क्योंकि आप एक फ्रेम से दूसरे फ्रेम में भी आ सकते हो। तो ये चीजें चेंज हो जाएगी बस, बाकी सब कुछ वैसा ही। यू का एक्स के साथ, यू का एक्स के साथ, वी का एक्स के साथ, वी का एक्स के साथ और वी का वाई के साथ। पढ़ाई करवा रही है। मैं नहीं पढ़ा रहा, उसकी मम्मा पढ़ा रही है। मैं नहीं पढ़ा रहा, उसकी मम्मा पढ़ा रही है। उसकी मम्मा की अब 3 दिन की छुट्टी है, बैंकों की 3 दिन की छुट्टी है। तो उसकी मम्मी ये कह रही है कि भाई तू नहा ले, तेरे को पढ़ाऊंगी, क्योंकि छुट्टी है, फिर 2 दिन होली आ जाएगी तो पढ़ाई होगी नहीं थोड़ी बहुत, तो थोड़ी बहुत पढ़ा देते हैं, उसके लिए चल रहा है। और उसे पता है कि पापा पढ़ाते नहीं है। इसमें ये आ गया। अच्छा, इसमें ज़्यादा कंफ्यूज मत होना कि कोई भूल जाए कि सर इसके साथ करूं या इसके साथ करूं। देखो, ऊपर वाले का नीचे वाले के साथ करना है। आप चाहो तो ऐसे भी बना सकते हो, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। कि जैसे ऊपर वाले को लिया, एक्स का यू के साथ लिया, फिर मैंने वाई का यू के साथ लिया, कोई बात नहीं। आप चाहो तो सीधा ऊपर वाला एक पकड़ लो, नीचे वाला का दोनों के साथ कर लो, क्योंकि सारणिक है, इस वजह से इस बात का कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मैंने एक्स का पहले यू के साथ कर लिया, फिर एक्स का वी के साथ कर लिया, एक्स का यू के साथ, एक्स का वी के साथ, वाई का यू के साथ, वाई का यू के साथ, और फिर वाई का वी के साथ। ये लो, ये भी वही बात है, क्योंकि सारणिक है ना। अब आप देख लो, चाहे सारणिक खोलो, खोलने के बाद ये वही आएगा। ये इसको ऐसे गुणा कर दो, ये इसको गुणा कर दो, ये सारणिक का माना जाएगा।
तो ऐसे करना चाहो तो ऐसे कर सकते हो, ऐसे करना चाहो ऐसे कर सकते हो। नॉर्मली एक नियम बना लो, बस दिमाग में रहे कि भाई ऊपर वाला एक पकड़ना है, ऊपर वाला एक पकड़ना है, उसे इसके साथ इसके साथ इसके साथ जितने भी है सबके साथ करके एक रो में लिख लूंगा बस। फिर दूसरे को पकड़ूंगा, उसको रो में लिख लूंगा। बस ये अपना एक नियम याद रख लो कि भाई जो भी नियम बनाना चाहो फिक्स रहे। फिर दूसरे को पकड़ा, इसके साथ इसके साथ इसके साथ और सेकंड रो। फिर तीसरे भैया को पकड़ा कि तू आ जा, इसके साथ इसके साथ इसके साथ और ये थर्ड रो। बस इस तरीके से याद रख लो, अपना कोई भी एक नियम बना लो, है ना, कोई भी अपना एक नियम बना लो जो भी बनाना चाहो। सही है, डन। बस ठीक है। डेल यू और डेल वाई है कहाँ पे, अच्छा ये वाला क्या, u का x के साथ, v का x के साथ, u का y के साथ, u का y के साथ। ये रूल होता है, इस रूल से आप कन्वर्जन कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। अब जो आप पूछ रहे थे कि ये कहाँ से आया, है ना, अभी पूछ रहे थे कि सर ये कहाँ से आया, तो मैंने कहा था कि ये जैकोबियन से आता है। अब आप जैकोबियन लेंगे तो आप एक को दूसरे में कन्वर्ट कर पाएंगे। तो जो आंसर था कि यहाँ क्या आएगा, ये जो खाली स्थान है यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे आएगा आपका जैकोबियन, जैकोबियन जे आएगा। ये जो जैकोबियन की वैल्यू निकलेगी ये वैल्यू यहाँ पे आएगी, dx dy आएगा, du dv आएगा, लेकिन उसके साथ जो गुणा में आएगा वो जैकोबियन की वैल्यू आएगी। जो आप इसकी वैल्यू निकालेंगे वो वैल्यू यहाँ पे खड़ी होगी, ये जैकोबियन यहाँ पे खड़ा होगा। ठीक है, पहले ये वाला भी व्युत्पन्न कर लेते हैं और फिर ये वाला भी निकाल लेंगे, दोनों ही निकाल लेंगे। पहले ये वाला करवा दूं क्या, पहले ये वाला करवा दूं क्या, फर्स्ट ये वाला करवा देते हैं, थोड़ी सी जगह की कमी है। हमें क्या करना है, एक्स का यू वी के पदों में मान निकालो, है ना। हमें एक्स वाले कोऑर्डिनेट सिस्टम को यूवी वाले सिस्टम में बदलना है, तो एक्स का मान निकाल लो। एक्स का मान है हमारा, एक्स बराबर है u माइनस वाई, और y का मान ये रहा, तो u माइनस यू वी, ये हमारा x हो गया। y हमारा ऑलरेडी y बराबर यू वी है ही, y बराबर ऑलरेडी यू वी है, तो ये x का मान आ गया, ये y का मान आ गया। अब हमारा जो फॉर्मूला है वो लगा देते हैं, ये रहा, इस फॉर्मूले में मान डाल दो। तो x का u के साथ, x का u के साथ करूंगा तो 1 माइनस वी आएगा, x का u के साथ करूंगा तो 1 माइनस वी आएगा, x का v के साथ करूंगा, x का v के साथ करूंगा तो माइनस का u आएगा, x का v के साथ करूंगा तो माइनस u आएगा, y का u के साथ करूंगा, ये रहा y, इसका u के साथ करूंगा तो v आएगा, y का v के साथ करूंगा, ये रहा y, इसका v के साथ करूंगा तो ये u आएगा, और ये इन्हें सॉल्व करने पर ही आ जाएगा u माइनस यू वी प्लस यू वी, तो आपका यू वी कट जाएगा, ये u आ गया, ये u आ गया। ठीक है, तो dx dy बराबर आ गया u, जैकोबियन आप u आ गया, और साथ में du dv। ये लो, इस तरीके से आप किसी भी एक कोऑर्डिनेट सिस्टम को दूसरे कोऑर्डिनेट सिस्टम में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो आंसर आ गया ये वाला डी। बहुत सुंदर तरीका। जो पहली बात है ना, जो कमाल है, आप लोगों को वो टच दिख रहा है नहीं दिख रहा, कि जो जीनियस टच होता है, मतलब क्या कोई सोच इस तरीके से, मतलब इस तरीके से सारणिक का ऐसा बेहतर इस्तेमाल, आंशिक अवकलन का प्लस सारणिक का ऐसा इस्तेमाल जो मतलब एक अलग ही दर्जे का है ना। किसी सारणी को ऐसे मैंने कभी नहीं, मैंने जब पहली बार जैकोबियन देखा तो मैंने सारणी का ऐसा इस्तेमाल, और इस तरीके से आप कोऑर्डिनेट सिस्टम को कितनी आसानी से आप एक दूसरे में चेंज कर सकते हैं। और ये चीज एक बहुत इंपॉर्टेंस रखती है, खासकर जब आप हायर मैथमेटिक्स में जाते हैं तो आपको बार बार फ्रेम चेंज करने पड़ते हैं, आपको बार बार फ्रेम चेंज करने पड़ते हैं, इस फ्रेम से उस फ्रेम में, इस फ्रेम से उस फ्रेम में। तो जैकोबियन आपका यही काम करता है। आप पूरी फ्लूइड डायनेमिक्स को पढ़ लो, पूरी की पूरी फ्लूइड डायनेमिक्स जो है, अगर आपके रही है मैकेनिक्स रही है, फ्लूइड डायनेमिक्स रही है, तो उसमें बार बार हम फ्रेम चेंज करते रहते हैं, और इस फ्रेम में, इस फ्रेम में, इस फ्रेम में, तो वहां पे तो जैकोबियन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस हो जाता है। और जैकोबियन का काम कितना, सिर्फ आपको एक फ्रेम से दूसरे फ्रेम में शिफ्ट कर देना। आपकी कोई भी इक्वेशन हो, कोई भी इक्वेशन हो, उनको एक फ्रेम से दूसरे फ्रेम में डाल देती है। तो ये आ गया। अब जो आर थीटा वाला है उसके लिए क्या हमारे पास जगह है,
आज जगह बनावा फिर। अभी हम जानना चाहते हैं कि जो dx dy है उसमें जेकोबियन जे क्या आएगा कि ये डी थीटा डी आर में चेंज हो जाए, ये डी थीटा डी आर में चेंज हो जाए। हम जानना चाहते हैं कि dx dy को डी थीटा डी आर में चेंज करना, तो हमारा जेकोबियन क्या आएगा। अब हमारा एक्स वाई का और थीटा आर का जो रिलेशन होता है वो होता है एक्स बराबर आर कॉस थीटा, वाई बराबर आर साइन थीटा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर, और टेन थीटा बराबर वाई बटा एक्स। ये हमारे कार्टेशियन टू पोलर रिलेशंस होते हैं जिनकी सहायता से हम चेंज कर सकते हैं। तो हमें क्या करना है, जेकोबियन निकालना है और एक्स वाई को हमें आर थीटा में चेंज करना है, एक्स वाई टू आर थीटा। तो जेकोबियन जे हो जाएगा हमारा डेल आर कोमा थीटा ओवर डेल एक्स कोमा वाई। तो ये डेल आर ओवर डेल एक्स, डेल आर ओवर डेल वाई, डेल आर ओवर डेल थीटा ओवर डेल एक्स, डेल थीटा ओवर डेल वाई। ये हो गया। अब आर का एक्स के साथ अवकलन ले आओ। आर का एक्स के साथ करूंगा तो यहां से मुझे मिल जाएगा आर का एक्स के साथ, एक्स के साथ करूंगा तो 2x वाई स्क्वायर का 0 2r डेल आर ओवर डेल एक्स, और डेल आर ओवर डेल एक्स आ गया मेरा बराबर x बटा आर, और x का मान मैं रख दूंगा, x का मान r cos थीटा, x बराबर r cos थीटा बटा r से r कट गया, ये आ गया cos थीटा। तो ये पहला तो मेरा आ गया cos थीटा। फिर मैं r का y के साथ करूंगा, यही प्रोसेस मेरा y के साथ होगा। r का y के साथ करूंगा, ये रही इक्वेशन, इसका y के साथ करूंगा तो एक्स स्क्वायर का 0 वाई स्क्वायर का 2y r का 2r खुद r का डेल आर ओवर डेल वाई। तो डेल आर ओवर डेल वाई बराबर हो जाएगा y बटा आर। फिर y का मान आप रख दो r साइन थीटा रखते ये कट जाएगा और ये आपका साइन थीटा आ जाएगा। तो ये भी हमारा आ गया साइन थीटा। ठीक है, अब थीटा का एक्स के साथ करते हैं, थीटा वाले का एक्स के साथ, ये रहा थीटा बराबर हो जाएगा tan इनवर्स y बटा एक्स। अब थीटा का एक्स के साथ करोगे तो डेल थीटा ओवर डेल एक्स बराबर tan इनवर्स का 1/1 प्लस y बटा एक्स का स्क्वायर इंटू वाई बाहर 1/x का 1 माइनस एक्स स्क्वायर, लघुत्तम लेगो एक्स स्क्वायर कट जाएगा, एक्स स्क्वायर कट गया और माइनस का y बटा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर आ गया। y का मान हमारा है, y का मान r साइन थीटा, ऊपर आ गया r साइन थीटा, नीचे आपका आ गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर आपका आ जाएगा आर स्क्वायर। तो ये कट गया, ये आ गया माइनस साइन थीटा बटे आर। ये आ गया माइनस साइन थीटा बटा आर। फिर हमें करना है अगला थीटा का वाई के साथ, ये हो गया थीटा का, फिर वाई के साथ करेंगे।
कहाँ थीटा, ये रहा। थीटा को y के साथ ये हो जाएगा 1/1 प्लस इंटू फिर 1/x कट गया, x ऊपर आ गया, x की जगह r cos थीटा r स्क्वायर, तो ये हो गया cos थीटा बटा r। अब इसका मान निकाल लो, तो ये हो गया cos स्क्वायर बटा r sin स्क्वायर बटा r 1/r आ गया। अब यहाँ पे एक गड़बड़ कर दी हमने कि हम इसको क्या गड़बड़ की है, ऊपर नीचे की कोई गड़बड़ हुई है हमारी, ऊपर नीचे की गड़बड़ हुई है। मैं किसको किस में कन्वर्ट कर रहे थे हम, अच्छा हम एक्स वाई को आर थीटा में चेंज कर रहे हैं ना, एक्स वाई को आर थीटा में चेंज कर रहे हैं, ये उल्टा बना दिया। ये उल्टा बना दिया जेकोबियन। एक्स वाई तो हमारे पास है और हम आर थीटा में जा रहे हैं, आर थीटा में तो हम जा रहे हैं। हाँ उल्टो बना दियो ये, कोई बात नहीं, इतो तो समझ में आ गयो, उल्टो बन गया सुल्टो भी हो जी, ठीक है ना, यो उल्टो बना दियो आप इन्हें, तो एक इन्वर्स निकाल लो, तो जैसे आर है ना, तो डी एक्स डी वाई बराबर आ जैसे आपने आर, क्योंकि आप उल्टो निकाल लियो ई वजह से, क्योंकि एक्स वाई ऊपर रखना है और आर थीटा नीचे ले आना, तो अवकलन तो यही टाइप से बनता, बस आर थोड़ा ऊपर आ जाता तो बत्ती है, बाकी परेशानी आई है। एक्स वाई से आर थीटा में जा रहे हैं, पर कार्तीय से ध्रुवीय में जा रहे हैं, तो कार्तीय ऊपर आसी ध्रुवीय नीचे आसी, बा प्रॉब्लम होगी, ठीक है। तो इस तरीके से चेंज होता है। अब कौन कह रहा है, कौन सी क्लास में, 2D में भी है ये, 2D में रूपांतरण जो है वो थोड़ा सा अलग है, उसमें हमारा जो है वो स्थानांतरण है, घूर्णन है, ये चीजें हैं। ये है फ्रेम टू फ्रेम, मतलब आप एक ट्रांसफॉर्मेशन से दूसरे ट्रांसफॉर्मेशन में जा सकते हैं। मतलब कहने का ये है कि मान लीजिए एक जो है आपने एक तरीका अपनाया कोऑर्डिनेट सिस्टम का एक्स वाई, कि आपका हर पॉइंट जो है वो एक्स वाई फॉर्म में होगा। एक आप लेके चले गए उसको आर थीटा फॉर्म में, जहाँ पे आपका हर पॉइंट जो है वो आर और थीटा से डिस्क्राइब हो रहा है। तो चीजें तो वही है, पॉइंट वही बनेगा जहां पहले बन रहा था, लेकिन हुआ क्या, इक्वेशन तो कन्वर्ट हो गई ना, इक्वेशनों में बदलाव आ गया। वो जो इक्वेशन में बदलाव आया है उसको समझा रही है, सिर्फ इक्वेशन में बदलाव आया है, मैन जो बदलाव आया है वो पॉइंट में बदलाव नहीं आया। पॉइंट तो पहले भी वही था, पॉइंट तो अभी भी वही है। जो मान लीजिए आयतन आया, तो आयतन तो पहले भी उतना ही था और अभी भी उतना ही है। तो कार्तीय और ध्रुवीय कोई आयतन थोड़ी बदल रहे हैं, कार्तीय ध्रुवीय तो खाली इक्वेशन की फॉर्म बदल रहे हैं, एक एक्स वाई फॉर्म में था, एक आर थीटा फॉर्म में आ गया। अच्छा एक्स वाई से आर थीटा क्यों लाना चाहते हो, क्योंकि बस समाकलन आर थीटा में आसान हो जाता है, इसलिए आपने उसकी फॉर्म कन्वर्ट कर दी कि भाई जो समाकलन है वो आसान हो जाए, तो हम दूसरे फॉर्म में चल लेते हैं। आयतन नहीं बदला, ऐसे नहीं कि जब हम कार्तीय में थे तो आयतन 5 आ रहा था, ध्रुवीय में बदल दिया तो आयतन 15 आने लग गया, नहीं, आयतन 5 था तो पहले भी 5 था, बाद में भी 5 है। तो फिर हुआ क्या, बीच में सिर्फ इक्वेशन की फॉर्म चेंज होगी, कि भी कार्तीय में लिखा हुआ था अब वो ध्रुवीय में आ गया, और ध्रुवीय में लिख दिया, फायदा ये हुआ कि आगे जाके समाकलन बन रहा है, समाकलन बन रहा है तो आपको आंसर मिल रहा था, बस इतना सा है। बाकी कोई ऐसा कोई रूप नहीं बदला है, आंसर नहीं बदलेगा, है ना। हाँ सिर्फ फॉर्म चेंज हुई है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि सिर्फ फॉर्म चेंज हुई है, इसे समझ लो एक बात से। जैसे मान लो कि ये इक्वेशन है, अब इस इक्वेशन मतलब सर्कल बनेगा, इस इक्वेशन को ले जाके आपने ध्रुवीय में चेंज कर दिया, बन गई आर बराबर ए। तो
क्या एरिया बदल गया? क्या वृत्त का एरिया बदल गया? नहीं। क्या वृत्त का शेप बदल गया? नहीं। क्या वृत्त की परिधि बदल गई? नहीं। एग्जैक्टली वही वृत्त जो पहले था वही वृत्त अब है। यही वृत्त पहले था और यही वृत्त अब है। ठीक है ना? तो इसमें कंफ्यूज मत हो जाना कि हमने फॉर्म बदल दिया तो सब कुछ बदल जाएगा। नहीं, फॉर्म बदलने का मतलब है उसी, जैसे किसी का ट्रांसलेशन करते हैं, कोई किताब इंग्लिश में लिखी हुई है और किसी ने उसको हिंदी में ट्रांसलेट कर दिया, तो इंग्लिश से हिंदी में ट्रांसलेट कर दिया या हिंदी को इंग्लिश में ट्रांसलेट कर दिया। अब ऐसा करने से क्या उसका सार बदल गया? वो जो कहना चाहता है वो बदल गया? नहीं, वो तो वही है ना। वो तो वही है, वो पहले हिंदी में लिखा हुआ था, अब उसे हमने मान लो दूसरी भाषा में ट्रांसलेट कर दिया, वो सिर्फ भाषा में चेंज हुआ है, बाकी वही है। दूसरी भाषा में क्यों चेंज किया? कोई को हिंदी पढ़नी आती है, वो हिंदी में पढ़ सकेगा उसको, और लोग जो है वो दूसरी भाषा में पढ़ पाएंगे। यहाँ पे भी यही होता है, जब आप दूसरी फॉर्म में जाते हैं तो कई बार आपका इंटीग्रेशन आसान हो जाता है, बस इतना ही मकसद है। ठीक है, चलो अब इन पे आ जाते हैं फटाफट। ये है आपका डी वाई डी एक्स डी जेड। पहला आपको जेड के साथ करना है, यानी ये पहली लिमिट आपकी जेड वाली है, ये लिमिट आपकी वाई की है, एक्स की है, सॉरी बीच में एक्स है, तो ये एक्स की लिमिट है, और तीसरी लिमिट आपकी वाई की है, ये वाई की है, क्योंकि यहाँ पे डी जेड डी एक्स डी वाई है। तो पहला समाकलन आपका जेड के साथ होगा, दूसरा आपका एक्स के साथ होगा, तीसरा आपका डी वाई के साथ होगा। ठीक है, तो आज पहले जेड के साथ कर लेते हैं। ये आपका वाई वाला है, वाई बराबर 0 से लेकर वाई बराबर 1 तक। दूसरा आपका एक्स वाला है, एक्स बराबर वाई स्क्वायर से लेकर एक्स बराबर 1 तक। ये जेड वाला कर ही दो, एक्स को बाहर छोड़ दोगे, डी जेड का जेड हो गया। जेड की लिमिट है 0 से लेकर 1 माइनस एक्स तक, और डी वाई और डी एक्स आपका बाहर है। तो अपर लिमिट होगी 1 माइनस एक्स, लोअर लिमिट होगी 0। अभी हो जाएगा आपका x माइनस एक्स स्क्वायर, जिसका समाकलन हो जाएगा, सेकंड भी निपटा दो क्योंकि सेकंड x के साथ है, तो वो भी निपटा दो। y बराबर वाला छोड़ दो एक बार, y बराबर 0 से लेकर 1 तक, और ये हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर बटा 2 माइनस एक्स क्यूब बटा 3, और x की लिमिट है आपके वाई स्क्वायर से लेकर x बराबर 1 तक, और फिर बच जाएगा डी वाई। अपर लिमिट और लोअर लिमिट, y बराबर 0 से लेकर y बराबर 1 तक। पहले अपर लिमिट फिर लोअर लिमिट, अपर लिमिट रखते ही आ जाएगा 1/2 माइनस 1/3, फिर लोअर लिमिट रखते ही हो जाएगा y की पावर 4/2 माइनस y की पावर 6/3, और फिर डी वाई। ये तो आ गया हमारा 1/6, हो गया 1/6 और y माइनस, यहाँ हो जाएगा y की पावर 5/5 आएगा तो 10 हो जाएगा, प्लस y की पावर 7/21, और लिमिट 0 to 1 रखने पर आ जाएगी 1/6 माइनस 1/10 प्लस 1/21। लघुत्तम आ जाएगा इनका 210। ये 105, 210 आएगा ना, लघुत्तम आ जाएगा 210। ये आ जाएगा 15 या 35।
ये आ गया 21, ये आ गया 10, 45, 45 में से 21 गए, 24, 24 बटा 210, फिर 3 पे काटोगे तो 4 बटा 35, इतना ही है। चार बटा 35। ठीक है, अब एक ये और कर दो। इसमें पहला समाकलन माइनस ए से प्लस ए तक, माइनस बी से प्लस बी तक, माइनस सी से प्लस सी तक, ये हमारा पहला समाकलन हो जाएगा z के साथ फर्स्ट, सेकंड वाला y के साथ, थर्ड वाला x के साथ। सबके सब समफलन है, सब पे दो दो पावर है, तो सबकी लिमिट 0 टू a, 0 टू a, 0 टू a, 0 टू b, 0 टू c कर दो, और सबके डबल 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 कर दो, 8 हो जाएंगे। 8 को बाहर ले लो, 8 सबके बाहर ले लो। एक एक समाकलन चुन चुन के करो। पहला समाकलन हमारा हो जाएगा z के साथ, z के साथ होगा तो x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर को छोड़ दिया, और ये z हो गया, प्लस ये हो गया z क्यूब बाई 3, z 0 से लेकर a तक, z का मान a रखने पर ये हो गया x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, अब y वाला करो। ax स्क्वायर बाहर, dy का y 0 से लेकर b तक, प्लस a बाहर, y क्यूब बाई 3 0 से लेकर b तक, a क्यूब बाई 3 बाहर, dy का y 0 से लेकर b तक, और x बाहर, तो ए बी एक्स स्क्वायर, ए बी एक्स स्क्वायर, ये हो जाएगा ए बी क्यूब बाई 3 प्लस ए क्यूब बी बाई 3, लास्ट डी एक्स, और एक्स के साथ करेंगे तो ये आ जाएगा ए बी एक्स क्यूब बाई 3 0 टू सी, प्लस ये दोनों बाहर, ए क्यूब बाई 3 प्लस ये दोनों बाहर, डी एक्स का एक्स 0 से लेकर सी तक, तो ये हो गया ए बी सी क्यूब बाई 3 प्लस ए बी क्यूब सी बटा 3, ए क्यूब बी सी बटा 3, तो ए बी सी कॉमन आ जाएगा, और बाहर 8 जो है वो सबके साथ है, 8 बाहर और बट्टे वाला 3 बाहर और ए बी सी बाहर, तो 8 ए बी सी बटा 3 और ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, 8 बाहर 3 बाहर और ए बी सी बाहर और ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, और ये हो जाएगा। इसी के साथ ये कंप्लीट हुआ। ठीक है, तो कल एक क्लास और लगाएंगे। कल आज क्या है, सैटरडे ना, आज सैटरडे,
कल देखते हैं, कल सुबह एक क्लास लगा के इसको ख़त्म कर देंगे। कल एक क्लास लगा लेंगे और एक क्लास लगा के इसको ख़त्म कर देंगे। ठीक है, चलो मिलते हैं आपसे अगले लेक्चर में, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। अच्छा, होली है ये? कल होली थोड़ी है यार, होली परसों है, कल तो वो दहन नहीं है क्या? कल तो होली का दहन है भाई। चलो देखते हैं, अभी अगली क्लास में मिलते हैं, फिर बात करेंगे।